MS एक्सेल का वीडियो बनाऊँ जिसमें कंप्लीट, जी हाँ, कंप्लीट वीडियो बनाऊँ उसमें, कि मैं उसमें एक ही वीडियो में लगभग लगभग सारे MS एक्सेल के फीचर्स जो है कवर कर सकूँ। सो गाइस, इसलिए मैंने अपना क्वारंटाइन टाइम कुछ समय निकाल करके आप लोगों के लिए इस्तेमाल किया है। आप लोगों के लिए कंप्लीट एक्सेल का वीडियो बनाता हूँ, स्पेशली ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स लोगों के लिए, या फिर वैसे पर्सन जो कि किसी ऑफिस में काम करते हैं, या फिर जिसका कंप्यूटर में एक्सेल में MS ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। ज़रूरी नहीं एक्सेल में ही, वर्ड में भी काम होते हैं, पावर पॉइंट्स में भी काम होते हैं, जिनको हिसाब किताब का काफ़ी बहुत ज़्यादा जिनको परेशानी आती है, उन लोगों के लिए आज मैं एक कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर के आया हूँ MS एक्सेल का। सो कैसे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, कहीं भी बीच में कोई भी स्टेप्स आप मिस मत करिएगा। अगर मिस करते हो तो हो सकता है अगला स्टेप आपको समझ में ना आए, या फिर हो भी सकता है कि आप कुछ कुछ स्टेप्स पहले वाले स्टेप से भी रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको ध्यान से देखिएगा। सो चलिएगा, इस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल का क्लास। ठीक है, एक एक करके सारी की सारी चीज़ें मैं आप सबको कवर करता जाऊँगा। ठीक है, हड़बड़ाने वाली वैसे कोई बात नहीं है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि ये रॉ और ये कॉलम क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे जो एरियाज़ जो कि सिलेक्ट किए हुए हैं, ये सारे के सारे एरियाज़ को मैं कहता हूँ कॉलम। इसे कहते हैं कॉलम और इसे कहते हैं रॉ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉलम, और ये जो हो गए पूरे, ये जो लाइन से आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गए पूरे कॉलम। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर मान लीजिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ माउस पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नेम बॉक्स में आप देख रहे हो कि D6 एक वर्डिंग्स लिखी हुई आ रही है। तो आप D मतलब समझ सकते हैं कि D का ये मेरा जो कॉलम है, ठीक है, ये D और इधर से 6, ये इसको ऐसे जो है हर एक कॉलम का यहाँ पे लोकेशन बताता है कि आपका कॉलम जो है, अभी आप जो कॉलम बोल रहा हूँ मैं, ये आपका जो कर्सर है वो अभी कहाँ पे है, कौन से बॉक्स में सेलेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि आप एकदम इजीली जो है अपने कर्सर को फाइंड आउट कर पाएंगे। आप देखिए, कहीं पे भी रख लोगे कर्सर तो आपको ये उस जगह का एड्रेस बता देगा कि आपके कौन से बॉक्स में आपका कर्सर सेलेक्टेड है। चलिए ठीक है, तो एक्सेल हम लोग शुरुआत करते हैं नंबरिंग से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 ऐसे डेटा फिलअप किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 1 2 3 कैसे करके सीरियल नंबर मेंशन कर दिया। आप चाहते हैं कि आप इसको मैनुअली लिखने के बजाय, ऐसे मैनुअली लिखने के बजाय आप चाहते हैं कि इसको एक साथ में सारा का सारा मेरा जो है कम्प्लीटली वन टाइम में मेरा सारा नीचे और भी नंबर्स जो भी है यहाँ पे आ जाए। तो आप सीधा इसको सेलेक्ट करिए, या फिर आप लिमिटेड नंबर्स लीजिए, इन दोनों को सेलेक्ट करिए यहाँ से, और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। आप देखिए कम्प्लीटली पूरा नीचे जाते हुए एकदम ये पूरा सीरियल वाइज सारे के सारे नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसी तरह गाइस, आप जैसे संडे और मंडे जैसे हम लिखते तो ऐसे आप फिर यहाँ पे संडे लिखिए, और फिर यहाँ पे आप मंडे लिखिए। तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करके दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ऑटोमेटिकली जो है सारा का सारा ये डेज आपके सामने आ जाएगा। सेम डे, अगर सेम डेज आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो SUNMON ऐसे आप खाली इतना ही टाइप करिए। उसके बाद आप इसको भी है जो सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, तो आपका जो है सारा का सारा ये शॉर्ट फॉर्म में वीकडेज आपके पास आ जाएंगे। ये स्टार्टिंग होगी संडे से, एंडिंग होगी सैटरडे से। इसी तरह का अगर आपको डेट अगर एक्सेल शीट में आपको डेट इंटर करनी है, जैसे मान लीजिए 1 मई 2020, आप जैसे इंटर करोगे यहाँ पे आपको डेट इस तरह से दिखेगी। अगर मान लीजिए आप किसी डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे आप डेट ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, या फिर मोर नंबर फॉर्मेट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोर नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे डेट दिखा रहा है, डेट सेलेक्ट कीजिएगा। आपको जिस भी फॉर्मेट है, इसमें इतने सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, जिस किसी फॉर्मेट में भी अगर आपको डेट जिस किसी फॉर्मेट में भी चाहिए, आप जस्ट उसको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करिए और ओके प्रेस कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, ओके के लिए यहाँ पे 1 मई 2020 यहाँ पे डेट आ गया, पहले डेट, फिर मंथ का पूरा नेम, और फिर उसके बाद ईयर। उसी तरह मान लीजिए अगर आपको कोई दूसरा फॉर्मेट देना है, तो उसी तरह जैसे मान लीजिए आपको देना है यहाँ पे पहले आएगा ईयर, फिर आएगा मंथ, और उसके बाद आएगा डेट। तो उस हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके आप जैसे यहाँ पे ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पे पहले आ जाएगा ईयर, फिर आ जाएगा मंथ, और उसके बाद आ जाएगा डेट।
उसी तरह से आप यहाँ पे अगर मान लो 2 मई डालते हो, अगर आप यहाँ पे 2 मई का डेट डालते हो तो आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो है और नीचे वाला दोनों का फॉर्मेट जो है अलग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही, मैंने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करके उसी का सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया था। आप चाहते हैं कि इस सेल में इस कॉलम में जितने भी मैं डेट्स डालूँ सब के सब एक फॉर्मेट में है, तो आपको यहाँ से एक पूरा सेलेक्ट करना है पूरा कॉलम को, और उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल में ही यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है और आपको डेट जिस किसी भी फॉर्मेट में आपको डालना है वो वाला फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए, तो आपको सारे के सारे डेट एक ही फॉर्मेट में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे डालता हूँ 16 मई 2019, जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में सारा का सारा जो है अब जो है डेट वगैरह जो है दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट गाइज हम लोग बढ़ते हैं कॉलम विड्थ की तरफ। कॉलम विड्थ की तरफ बढ़ते हुए आप जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मंथ का नाम लिखा है और इसी के साथ मैंने मार्च कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये एक ही शीट में नहीं हट रहा है, ठीक है। ये एक ही शीट कह रहा हूँ मैं, एक ही सेल में नहीं हट रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि इसको एक सेल में ही मैं लेकर के आऊँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे रख करके थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे करके वाइट करना है। आप देखोगे कि ये सारा का सारा जो है एक ही शीट में, मतलब एक ही सेल में कवर हो गया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कंप्यूटर अपने हिसाब से कंप्यूटर एडजस्ट करते हो, आपको कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे रख के ऐसे डबल क्लिक मारना है, ये जो है सेल ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से अपनी वाइट को अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। इस फंक्शन को हम लोग ऑटो विड्थ के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद जो फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑटो फिट कॉलम वाइट करना सेलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नैरो कर देता हूँ। उसके बाद मैं फॉर्मेट में गया और फिर मैं यहाँ से जो है ऑटो फिट कॉलम वाइट को सिलेक्ट किया और देखो ऑटोमेटिकली ये उसके अनुसार सेलेक्ट कर लिया जाएगा अपने आप से। इसके बाद गए जाते हैं हम लोग कट कॉपी पेस्ट में, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए मुझे ये वाले इसको उठा करके मुझे इसे यहाँ पे M नंबर वाले कॉलम में डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूँगा इसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ से कट प्रेस करूँगा और मुझे जहाँ पर डालना है तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ले जा करके पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। या फिर आप सिंपली सेलेक्ट करिए इसको अपने कीबोर्ड से Ctrl X करिए और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे रख करके आप इसको Ctrl V प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो सारा का सारा इस जगह पे पेस्ट हो गया और उस जगह से हट गया है। अगर आप अगर आप ये जो सेलेक्टेड कॉलम से अगर आप इसके कुछ फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो फ़ॉन्ट्स का, सारे के सारे फ़ॉन्ट्स का। और उसके बाद जो फ़ॉन्ट्स आपको समझ में आए आप उसको सिंपली क्लिक कर दोगे तो वो फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल के ही फॉर्मेट चेंज हो तो आप उसको सेलेक्ट करिए और सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखोगे जो मैंने सेलेक्ट किया था वो सिर्फ और सिर्फ उसी का जो है फ़ॉन्ट चेंज हुआ, बाद बाकी का सब एज इट इज़ ही है। अगला स्टेप दोस्तों रिबन के बारे में। ये रिबन क्या होती है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यूज़, हेल्प्स, तो ये सब जितने भी होते हैं ये सारे के सारे रिबन्स होते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मेरे पास MS Excel है ये 2019 वर्जन का है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ड्रॉ वाले ये जो आपको दिख रहे हैं पेन पेंसिल वगैरह, ये हो सकता है आपको इससे प्रीवियस वाले वर्जन में ना दिखे। चलिए दोस्तों ये तो कुछ बेसिक वाली चीज़ें थी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 40, 50, 60, 70 आपको इसका सम टोटल करना, तो हम सिंपली यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट करिए और इसके बाद जो है आप ऑटो सम में क्लिक करोगे तो आप ठीक उसके नीचे वाले कॉलम में पाओगे कि इसका पूरा का पूरा टोटल जो है हो गया है। या फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन और होगा आपके पास, आप
यहाँ पे फॉर्मूला बैठा सकते हो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, जहाँ से जहाँ तक का आपको सम चाहिए या तो आप वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लो, या फिर एक सेकंड ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए तो आप सिर्फ ये वाला कॉलम का लोकेशन देख लो। क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे लोकेशन इसका C4 है, C4, तो आप C4 ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो दिखा गया। उसके बाद अभी ऐसे डबल डॉट ये वाला साइन ला करके उसके बाद आप जो है लास्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली जो है सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ से जहाँ तक आपको सम लेना है वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और इंटर प्रेस करिए। आप देखोगे इसका टोटल यहाँ पे आपको 226 दिखा रहा, ठीक है। तो दोस्तों आपने सम का फीचर्स को जो समझ लिया है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ मैनुअली कुछ नंबर्स डाल के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे मैनुअली कुछ नंबर डाल करके रखे हुए हैं। आप चाहते हो कि इस नंबर में से सबसे हाईएस्ट नंबर जो भी हो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, जिस एरिया में आपको सबसे हाईएस्ट नंबर चाहिए उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक के बीच में चाहिए सबसे हाईएस्ट नंबर, और उसके बाद इसको जो है इसका ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 95 जो है इसका मैक्सिमम नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, जो कि 95 है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 105, तो आप देखोगे नीचे ऑटोमेटिकली चेंज होगी 105। अगर मैं यहाँ पे इसको 110 कर देता हूँ तो आप देखोगे नीचे ऑटोमेटिकली 110 हो गया, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सबसे मैक्सिमम वैल्यूज़ है जो मैंने सेलेक्ट किया वो है 110, ठीक है। आपको सम देख लिया आपने और मिनिमम और मैक्सिमम का आपने देख लिया। सेम फॉर्मूला अगर मैं मिनिमम का यहाँ पे लगाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मिनिमम का लगाता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्लस के साइन आ गए, तो यहाँ पे आपको इसका मिनिमम वैल्यू देखना है तो इक्वल टू MIN प्रेस करना है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है। किस एरिया में आपको मिनिमम वैल्यू देखना है तो वहाँ से वहाँ तक का मैंने एरिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया और फिर जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख लोगे कि यहाँ पे सबसे जो है छोटा वैल्यू जो 25 है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरियाज़ में सबसे छोटा वैल्यू जो है 5 दिखा रहा है ये सेलेक्टेड एरियाज़ में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 21, तो नीचे ऑटोमेटिकली चेंज होकर के 21 हो जाएंगे, ठीक है। क्यों 21 हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ सेलेक्टेड एरिया में मेरे मिनिमम जो है 21 ही वैल्यू है जो कि सबसे छोटा है। अब गाइस अगला स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? जैसे मान लो यहाँ पे 25, उसके बाद मैंने 50 यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 25 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू 25 इंटू 50, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटर प्रेस करोगे 1250 का वैल्यू आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको डिवीज़न करना है तो डिवीज़न के लिए इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटर मार दोगे तो आपको डिवीज़न का वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। गाइस अभी मैं जैसे इस सेल पे मैं कुछ फिगर डाल रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेट का फॉर्मेट ले रहा है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे फिगर डालोगे तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे डेट का फॉर्मेट ले रहा है। ऐसा क्यों ले रहा है? तो याद है हम लोग जब यहाँ पे डेट का कुछ हमने इससे पहले जब डेट सीख रहे थे तो मैंने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका फॉर्मेट डेट किया था। आप यहाँ पे अगर जाके सीधा जनरल कर दोगे तो ये सारा का सारा न्यूमेरिक वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले चूँकि था वो डेट का फॉर्मेट था, जिसके कारण जो है यहाँ पे नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैंने उसके फॉर्मेट को जा करके जनरल सेलेक्ट कर लिया, तो ये अब जनरल वैल्यू ले रहा है। तो फटाफट एक बार हम लोग तुरंत एक बार फॉर्मूला की रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने सम के लिए क्या बताया, इक्वल टू सम ब्रैकेट में जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करके आपका सम निकालना है तो उस एरिया को वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लोगे और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो आपका जो है सम निकल जाएगा। या फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो है ऑटो सम को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका ऑटो सम निकल आएगा, ठीक है। आप फॉर्मूला बार पे इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैंने यहाँ पे दिखाया कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू दिस। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक्सेल शीट में मल्टीप्लिकेशन का साइन के लिए आपको एस्ट्रिक को प्रेस करना होता है, ठीक है। तो मैंने एस्ट्रिक प्रेस किया और यहाँ पे इससे मल्टीप्लिकेशन के तो आप देख सकते हो 600 वैल्यू आ रही है। ठीक उसी तरह यहाँ पे डिवीज़न का अगर देखना चाहो तो आप इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय
दिस डिवीज़न का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपने सम देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीज़न देख लिया। एवरेज एक नया फंक्शन है, मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि इसका टोटल डिवाइडेड बाय ये कितने सेल्स है उससे डिवीज़न होता है इसका। जैसे मान लीजिए आप इसका टोटल जो हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका जो टोटल हो रहा है 2418 हो रहा है, ठीक है। और 2418 और यहाँ पे सेल्स आप काउंट करोगे तो सेल्स यहाँ पे हो रहे हैं टोटल 6 सेल्स, ठीक है। तो आपको एवरेज निकालना तो या तो आप एक अपने तरफ से फॉर्मूला मार सकते हैं इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 6, तो आप इसका एवरेज निकालोगे 403, या फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करने एवरेज का फॉर्मूला था इक्वल टू ए वी जी, ब्रैकेट में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना। एवरेज का फॉर्मूला मारोगे यहाँ पे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एवरेज का यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा कि इस सम का यहाँ से यहाँ तक के जो सेल है इसके टोटल का एवरेज कितना है। तो एवरेज यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 403 निकल के दिखा दिया जाएगा। ऐसे भी करके आप बहुत सारे कितने भी नंबर्स को लेकर के उसका आप एवरेज निकाल सकते हो। मिनिमम का कैसे गाइस मैंने आपको बताई दी, इक्वल टू MIN ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हो मिनिमम यहाँ पे 25 दिखा दे रहा है। उसी तरह मैक्सिमम के लिए भी इक्वल टू MAX ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक का आप एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको जो है इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे तो आप मैक्सिमम यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 77 मैक्सिमम दिख रहा है, मान लीजिए 25 सेलेक्ट करते 258 हो गया, 258 मैक्सिमम दिखा दे रहा है। उसी तरह यहाँ पे आपको मिनिमम यहाँ पे 01 सेलेक्ट करना है तो आपको मिनिमम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 दिखा दिया जाएगा। गाइस ये मेरे पास ये कुछ पहले से प्री फिल डेटा है, ठीक है। तो इसको ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, ये कुछ सब्जेक्ट्स है उनके, और उन्होंने इतने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इसका जो है मेरे को अभी टोटल निकालना है, काउंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने, और साथ ही साथ मुझे परसेंटेज निकालना है। तो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? तो टोटल का जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया इक्वल टू सम, अच्छा इसे जो है रो वाइज सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स और सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रो वाइज किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप या तो इसे ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर आप इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अच्छा यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो ये वाले कॉलम में क्लिक करो, सेमी कॉलम का साइन देके ये वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दो और ब्रैकेट बंद कर दो, आपका जो है ये इसका टोटल आ जाएगा। उसी तरह से आपको नीचे वाले का करना है तो नीचे वाले का भी आप फॉर्मूला यहाँ पे बैठा सकते हो, सेम फॉर्मूला आपको देखना तो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे आप रख के F2 प्रेस कर दोगे तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा किससे कौन सा फॉर्मूला लिंक है, या फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे सेट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है इंडिविजुअल आपको एक एक करने की टोटल नहीं, आप सीधा यहाँ पे सेलेक्ट करो और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो आपको जो देखोगे आप सबका यहाँ पे जो मार्क्स एक साथ टोटल होकर के आ गया है, ठीक है। इसके बाद आप काउंट फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। काउंट फंक्शन का ये जो इस्तेमाल होता है ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स को काउंट करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट्स है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ये तो आप मैनुअली गिन लिया। अगर मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स हो गए तो आप कैसे, बहुत सारे यहाँ पे रॉज में बहुत सारे यहाँ पे डेटा वैल्यू फीड किए होंगे तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको मैनुअल तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो आपको इस वहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो क्या इस काउंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला बैठाना होगा इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, जहाँ से जहाँ तक आपको काउंट करना है आप वहाँ से वहाँ तक या तो मैनुअली सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और इंटर प्रेस कर दो तो आपको दिख जाएंगे टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग 5 है सब्जेक्ट्स की। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ 5 सब्जेक्ट्स की काउंटिंग हो रही है यहाँ पे। या आप मैनुअल यहाँ पे फॉर्मूला बैठा सकते हो इक्वल टू, मतलब मैनुअल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू काउंट कहाँ से कहाँ तक ये वाला, उसके बाद सेमी कॉलन आपको प्रेस करके यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर तक सेलेक्ट करके इसका ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो आपको काउंट यहाँ पे दिख जाएगा। उसी हिसाब से आप इसको जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो आपको सारा का सारा जो है एक साथ ही सबका काउंट निकल आएगा। सो गाइस मैं यहाँ पे मैक्सिमम का
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मार्क्स मैंने यहाँ पे नहीं डाला था पर सब्जेक्ट, तो उसका मैंने यहाँ पे डिटेल फिट कर दिया। मुझे निकालना परसेंटेज कि हर एक स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर किया है। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला बैठाना होगा, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। जैसे अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे आप देखोगे सबका परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, सबका परसेंटेज जो है निकाल आएगा एक ही साथ में। अच्छा गाइस, तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ये जो स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट, ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अंकित ने, श्याम ने, रवि ने, अमन ने जो है इंडिविजुअल वाइज 30 मार्क्स से भी कम स्कोर किए हैं। ठीक है, 30 मार्क्स से भी कम स्कोर किए हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करना होगा, काउंट इफ। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप फॉर्मूला में जा कर के आप जो भी आपने रिसेंटली वगैरह फॉर्म यूज़ किया है उससे देख सकते हो, या फिर ऑल में जा कर के आप जितना भी है सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला जो है, अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो यहाँ पे मैं काउंट इफ फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे COU मैं प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे काउंट इफ़ यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे काउंट इफ सेलेक्ट किया। ठीक है, ओके प्रेस किया। अच्छा, इसके बाद मुझे पूछा जा रहा है मुझसे रेंज मीन्स कि कहाँ से कहाँ तक आपको देखना है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज ही देखूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में 30 नंबर से नीचे आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मुझे पूछा जाता है कि आपकी क्राइटेरिया क्या है। तो मेरी क्राइटेरिया ये है कि मैंने यहाँ पे गिनना है कि पर स्टूडेंट जो है वो कितने सब्जेक्ट में 30 से भी कम मार्क्स ले करके आया है। तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया यहाँ पे रखूँगा और मैं यहाँ पे अपना क्राइटेरिया जो है 30 डाल दूँगा। और 30 डाल करके जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 से कम मार्क्स आया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है 25 है, बाकी सब में 30 से ऊपर है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे 35 डाल देता हूँ तो वहाँ पे वो 0 हो जाएगा, साथ ही साथ परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा और टोटल नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको 25 ही रहने देता हूँ। ठीक है, सेम उसी तरह मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। तो इसको वैसे एक बार आप दोबारा देख ले फिर से कि यहाँ पे मुझे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ फेल सब्जेक्ट्स कितने हैं स्टूडेंट के। ठीक है, मैं यहाँ पे P बटन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि P बटन से मेरे कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड सेट किए हुए हैं। ठीक है, जिसके कारण मैं यहाँ पे P को प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बैठाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जा कर के फॉर्मूला मैंने फिर बता रहा हूँ मोस्ट रिसेंटली यूज़, या फिर आप ऑल फॉर्मूला देख सकते हो। और मैंने बताया काउंट इफ। ठीक है, तो COU आप जैसे प्रेस करोगे, एक साथ प्रेस करना है COU फटाफट, तो काउंट इफ फंक्शन आप पे आ जाएगा। ओके करोगे, फिर अपने यहाँ से क्राइटेरिया आपको रेंज डाल दी है। रेंज डालने के बाद आपको क्राइटेरिया डालना है 30 से कम और ओके प्रेस करोगे तो आप देख लोगे कि ये स्टूडेंट जो है किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो आपको दिख जाएगा कि पर स्टूडेंट जो है कितने पेपर्स में फेल है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक पेपर में फेल है। अगर मान लीजिए मैं इसका यहाँ पे 20, इसका मैं यहाँ पे 29 कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 पेपर्स में स्टूडेंट जो है फेल हो चुका है। अब हम लोग के पास जिस हिसाब से हमने यहाँ पे फेल का स्टेटस निकाल लिया, काउंट का स्टेटस निकाल लिया, मैक्सिमम मिनिमम सब निकाल लिया, परसेंटेज भी निकाल लिया। अब मुझे देखना है कि स्टेटस क्या है। ठीक है, स्टूडेंट पास है, सक्सीडेड है कि या स्टूडेंट सक्सीड किया या फिर स्टूडेंट फेल हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे फॉर्मूला डालना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आप सिंपली सेल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप फंक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप इफ़ प्रेस करोगे, IF इफ़। ठीक है, इफ़ प्रेस करने के बाद जैसे आप ओके यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपसे लॉजिकल टेस्ट पूछेगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट या फिर उससे ऊपर, अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट या फिर उससे ऊपर किसी भी सब्जेक्ट में फेल है तो उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसे पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका है कि कितने पेपर्स में स्टूडेंट फेल है। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 2 इक्वल टू, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो स्टूडेंट L5 इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, स्टूडेंट सक्सीड होगा, मीन्स पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है,
जैसे ही मैं इसके करके ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट जो है फेल हो चुका है। इसी तरह मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो इससे क्या निकल के आ जाएगा कि स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं और साथ ही साथ कौन से स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट फेल है, इसका मैं चेक करता हूँ यहाँ पे इसमें इसके 15 मार्क्स आए, मैं इसको यहाँ पे 45 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपका कोई भी लिंक किसी भी फॉर्मूला से, कोई भी सेल किसी भी फॉर्मूला से लिंक होगा तो आप सीधे F2 प्रेस करके वहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला कौन से सेल से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपली आपको जा करके F2 प्रेस करना है, जहाँ पे आपका फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ है आप सीधा वहाँ पे जा करके देख सकते हो। अब इसके बाद आ जाते हैं गाइज हम लोग डिवीज़न वाले सेक्शन में कि स्टूडेंट को कौन सा डिवीज़न स्कोर, क्या डिवीज़न स्टूडेंट पाया है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे डिवीज़न वाला जो है फॉर्मूला लगाना होगा। तो डिवीज़न वाला फॉर्मूला के लिए सिंपली यहाँ पे भी सेम जो फंक्शन यहाँ पे स्टेटस में लगा था सेम का सेम फंक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे इफ फॉर्मूला का यूज़ करिएगा, ओके प्रेस करिएगा। अब यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट के लिए आपको देखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के किसी के भी 75% या उससे ऊपर मार्क्स नहीं आए, तो मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया बैठाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा फिगर यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा ताकि कोई स्टूडेंट जो है 75% से किसी का अगर ऊपर आ सके तो, ठीक है, या फिर 70% से ऊपर आ सके तो यहाँ पे मैंने देख लिया 74%। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डिवीज़न बैठाना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधा यहाँ पे फॉर्मूला का सेम फॉर्मूला वही जो मैंने इफ़ वाला फॉर्मूला बताया था उसी को आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। इफ़ सेलेक्ट करके ओके प्रेस किया, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि जिस स्टूडेंट का 70% से ऊपर आया है उस स्टूडेंट को यहाँ पे आप जो है फर्स्ट डिवीज़न डिक्लेयर करोगे। जिसका 55% से ऊपर आया है उसको आप यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न डिक्लेयर करोगे, अदरवाइज जो है थर्ड डिवीज़न डिक्लेयर करोगे या फिर फेल डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि अगर स्टूडेंट का इसमें, ठीक है, कितना 70% से ऊपर आता है तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, YRST। अगर अब मुझे दो कंडीशन और डालने हैं, सेकंड और फेल। ठीक है, तो सेकंड मेरे पास तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा हो, तो मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे इफ़ में क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा कि अगर स्टूडेंट इक्वल टू, ठीक है, दिस मीन्स दिस परसेंटेज से मोर, अगर 50% से ऊपर आता है तो वो हो जाएगा सेकंड डिवीज़न, अदरवाइज जो है वो हो जाएगा फेल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा, कुछ फॉर्मूला में गलती हो गई है, यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ गलती रही। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप देख लो, अगर फर्स्ट डिवीज़न है, अगर 70% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न, अगर 50% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो सेकंड डिवीज़न और अदरवाइज थर्ड डिवीज़न। तो 70% से इसके ऊपर मार्क्स आए फर्स्ट डिवीज़न। इसी तरह से मैंने सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसके 50% से ऊपर मार्क्स आए हैं उसके सेकंड डिवीज़न, और जिसके 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं उसके थर्ड डिवीज़न, और जिसके 50% से भी कम मार्क्स आए हैं उसके जो है थर्ड डिवीज़न हो गए। ठीक है, सो गाइज आप ये वाला फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से, हो सके तो वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला कहीं लिख ले आप, ये आपके लिए बेटर होगा समझने के लिए। कंडीशन आप समझ लें कि अगर परसेंटेज, आप ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज 70 से ऊपर है तो मैंने यहाँ पे कॉमा वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डिवीज़न आएगा। अगर परसेंटेज 50 से ऊपर है तो सेकंड डिवीज़न आएगा, अदरवाइज थर्ड डिवीज़न आएगा। और आपने एक ब्रैकेट ओपन करके रखा है, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट ओपन करके रखा है, तो याद रखिएगा जितना ब्रैकेट ओपन किया हुआ है उतना ही ब्रैकेट आपको क्लोज भी करना, तभी जाके फॉर्मूला परफेक्ट फिट बैठ पाएगा। ठीक है, उसको प्रेस करते ही यहाँ पे जो है डिवीज़न के सारे रिजल्ट्स आ गए।
अगर आप चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट्स के आपके 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका जो है आप यहाँ पे ग्रीन रंग का उसके परसेंटेज पे रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, ग्रीन रंग का रंग आ जाए, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ से यहाँ तक, माफ करिएगा, उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, उसके बाद आपको कंडीशन डालना होगा ग्रेटर दैन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका हम लोग क्या कंडीशन लगाता है, जो 70% से ऊपर होगा वो फर्स्ट डिवीज़न होगा, तो यहाँ पे हमें उस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जिसके 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे 70 लिखोगे और यहाँ पे अभी देख रहे हो कि लाइट रेड फील है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट रेड फील आ रहा है और साथ ही साथ टेक्स्ट जो है डार्क रेड में है, तो टेक्स्ट यहाँ पे जो 2 सेल्स का है डार्क रेड में, और आप चाहते हैं कि इसको ग्रीन में यहाँ रिफ्लेक्ट करे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन में रिफ्लेक्ट करके जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पे वो जो स्टूडेंट्स है उनका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ग्रीन रंग पे। उसी तरह आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जो थर्ड आए हैं, ठीक है, थर्ड वाले स्टूडेंट को अगर आपको हाईलाइट करना परसेंटेज, तो आप उसके लिए क्या करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करोगे और उसके बाद जो है आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक मार करके अब आपको लेस देन देखना है, क्योंकि आपको उस स्टूडेंट्स के देखना है जो कि थर्ड आए हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए मैंने कंडीशन रखा था जिसका 50% से नीचे आया है, तो ठीक है, तो लेस देन वैल्यू फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन, तो लेस देन 50% है, ठीक है, उसको आपको रेड एरिया में हाईलाइट करना है। थर्ड डिवीज़न के स्टूडेंट है, तो इसलिए उसको सेलेक्ट करके ओके जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये रेड रंग में रिफ्लेक्ट होंगे। उसी तरह अगर आपको अगर सेकंड डिवीज़न वाले स्टूडेंट्स को देखना है, मैंने थर्ड डिवीज़न वाले स्टूडेंट्स का निकाल के दे दिया डेटा, आपको फर्स्ट डिवीज़न वाले का निकाल करके दे दिया। सेकंड डिवीज़न देखिए, सेकंड डिवीज़न फॉल करते हैं कैसे, मोर देन 50 बट लेस देन 70, ठीक है, इस कंडीशन में फॉल करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी होगी इन बिटवीन की, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले और आपको इन बिटवीन की यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगवानी होगी, ठीक है। इन बिटवीन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, क्या है 50% से ऊपर है, तो फॉर्मेट सेल्स दैट आर इन बिटवीन मीन्स 51 और जो कि 70% से नीचे हैं, ठीक है, 70% से जो नीचे उसको आपको येलो रंग में हाईलाइट करना है। तो आप येलो के साथ हाईलाइट कर लोगे, जैसे ही ओके प्रेस करोगे आपको देख लोगे कि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट जो है 4-5 स्टूडेंट सेकंड हुए हैं, 2 स्टूडेंट फर्स्ट हुआ और 1 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ है जो कि थर्ड हुआ है। नेक्स्ट वाले फंक्शन जो कि फ़िल्टर है उसको बताने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डेटा यहाँ से बढ़ाना पड़ा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, उसी रिगार्डिंग कुछ मार्क्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। तो उसके हिसाब से मैं यही वाला को इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, तो यही सारे फॉर्मूला जो नीचे वाले जो मैंने नया इंसर्ट किया उसमें भी फिट बैठ जाएंगे। उसी हिसाब से मैंने जो है इसका कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, उसी हिसाब से यहाँ पे मार्क्स जो है निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने सबको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कुछ किया नहीं है ज़्यादा। जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि जैसे लगी हुई है वैसे की वैसे ही जो है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अच्छा, इस हिसाब से यहाँ पे डेटा प्रिपेयर हो गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है मार्कशीट एकदम सेंटर में आए, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना होगा और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना होगा। फिर से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अगर मान चाहते हो आप यहाँ से यहाँ तक के जो आपका एरिया है, जिस एरिया में आपने वर्क किया है, इसके बीच में यहाँ पे मार्कशीट लिखा हुआ है, क्योंकि इसका हेडिंग है मार्कशीट, ये हमारे पास डिटेल जो है मार्कशीट की डिटेल्स है, और यहाँ पे चाहते हो कि मार्कशीट लिखा हुआ है, तो अब अगर मान लो यहाँ पे अगर आप मार्कशीट लिखते हो, आप देखो कि इधर उधर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ ये जो वर्किंग एरिया है इसके सेंटर में है, तो आपको सेलेक्ट करना है इतना दूर तक का मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिडिल में क्लिक करना है, जैसे क्या होगा इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा जो है अच्छी दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि ये जो है ये थोड़ा इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे जैसा फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहोगे वैसे वैसे फॉर्मेट में दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसी हिसाब से जिस फॉर्मेट में आप चाहो उस फॉर्मेट में आपको आप देख सकते हो।
अगर गैस आपको इसमें और भी कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ये वाले सेक्शन को उठा करके इसमें कुछ अलग तरह की फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, तो आप इसमें बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके साइज वगैरह को जो भी आपको जैसे जैसे आपको चेंजेस करना हो वैसे वैसे आप चेंज कर सकते हो। उसके साइजिंग वगैरह को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइज को बढ़ा दिया और ये प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा है कॉलम में, तो आप शीट को यहाँ पे सेलेक्ट करो और डबल यहाँ पे क्लिक मार दोगे तो आप देखोगे कि जो है सब का सब अपने शीट पे एकदम प्रॉपर्ली एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसको मैं वापस से पहले जैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप अपने सीट में चेंजेस कर सकते हो। उसी तरह आप नाम वाले सेक्शन में सारे का सारा आप चाहते हो तो यहाँ पे इसे फिलअप भी कर सकते हो, जिस तरह के रंग बिरंगा आप इसे रंग सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको फॉर्मेट का कलर, अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जो फ़ॉन्ट में आपको, जो कलर में आपको फ़ॉन्ट चाहिए उस कलर को आप सेलेक्ट करके उसके रिगार्डिंग आप अपना एडजस्ट करते हो। मोर कलर में जाना चाहो तो मोर कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर का प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। जो कलर आपको पसंद है वहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे ओके प्रेस कर दोगे, फ़ॉन्ट का कलर जो भी है सब जैसे सेलेक्ट किया एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे जो है इतने सारे फॉर्मेट्स, इतने मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज वाले सेक्शन है इसमें कुछ बहुत सारे कंडीशंस लगाए हुए हैं। आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो है उसमें ग्रीन है और सेकंड डिवीज़न वालों में येलो है, जो फेल है उसमें जो है रेड हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए आप चाहे कि इसके कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटाना तो आप सीधा सीधे यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओगे, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, जैसे आप क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स मारोगे सारा का सारा कंडीशन लगा हुआ हट जाएगा इसमें से, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको ये जो टेबल आपने इतने सारे बना कर रखे इसमें मान लीजिए अगर आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो आप जहाँ से जहाँ तक आपकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है वहाँ से वहाँ तक आप सेलेक्ट करिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट एज टेबल में चाहिएगा और जो भी आपको जिस तरह के आपको फॉर्मेट इस डिज़ाइन इसमें से पसंद आए आप उस तरह के डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसको आप सेलेक्ट करके ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो डिज़ाइन है थोड़ी सी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट वगैरह को वापस से हटाना है तो आप इसे यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आपने फॉर्मेटिंग की थी वहाँ से वहाँ तक आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल में चाहिए और ऊपर जा कर के टेबल स्टाइल 1 कर दीजिए या फिर किसी में नल फिल आता है नल फिल कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका टेबल जो है पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसमें हम लोग ने यहाँ पे सीख लिया, इस हिसाब से हमने यहाँ पे सीखा है, टोटल सीखा है, मैक्सिमम सीखा, काउंट सीखा, फेल्ड सीखा, परसेंटेज निकालना सीखा, स्टेटस देना सीखा और साथ ही साथ डिवीज़न कैसे अलॉट किया जाता है वो भी हमने यहाँ पे सीखा है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए अभी तो मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड डेटा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये डेटा और नीचे हो, खूब सारे मॉड, मान लीजिए इसमें और भी बहुत सारे डेटा फिल किए हुए हो, तो आपको क्या होता है जब भी आप ऐसे ऊपर नीचे जब भी आप कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पेन जो है फ्रीज़ होकर के रखे हुए है। मैं यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो इसमें वो अपनी पोजीशन से हिल रही नहीं है, जिसके कारण आप प्रॉपर्ली यहाँ पे सारा पर एक स्टूडेंट का मार्क्स देख सकते हो, ठीक है। ये फ्रीज़ मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे ये आपको ये जो है ये रॉ आपको फ्रीज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन रॉ है, इसी के हिसाब से आप नीचे का डेटा देख पाओगे। तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट किए और यहाँ पे व्यू में क्लिक मार करके फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रॉ, ठीक है। टॉप रॉ में जैसे आप क्लिक मार के छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि वो वाला पेन जो है वो सारा का सारा फ्रीज़ हो चुका है। इसके बाद आप प्रॉपर्ली जो है मार्क्स वगैरह अपना प्रॉपर्ली देख सकते हो। अगर मान लीजिए ये फ्रीज़ नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए आपको फ्रीज़ हटाना है तो अनफ्रीज पेन मारोगे तो ये मूव होने लगेगा। आपको डेटा ऊपर में किस कॉलम से ये रिलेटेड है वो चीज़ आपको नहीं दिख पाएगा। जैसे ये 3578 रिलेटेड किससे है, साइंस से है, तो ये चीज़ आपको नहीं दिख पाएगा अगर आप फ्रीज़ नहीं करोगे तो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक ख़ास बात और होती है दोस्तों कि इसमें आप जो है फ़िल्टर वगैरह काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस जहाँ से जहाँ तक आपने काम किया वहाँ से वहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट एज टेबल में आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट आप ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे माई टेबल एज हेडर में आपको सेलेक्ट करके रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, इसको अनटिक रहने दोगे तो यहाँ पे एक नया, इसके ऊपर एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 ऐसे करके ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है सॉर्ट या फिल्टर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए तो मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ माई टेबल एज हेडर। जैसे क्या होगा, इस ये पोजीशन आपका
इसके रिगार्डिंग आप बैठ के फ़िल्टर कर पाओगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम है, ठीक है, नाम को मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे आप A to Z यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है सारा का सारा नाम, उसके साथ सारा का सारा मार्क्स जो है वो अपने आप ही अरेंज कर लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मान लीजिए Z से जाना तो Z से कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये अगर मान लीजिए रवि उठ करके ऊपर जा रहा है तो रवि के साथ साथ इसका सारा का सारा ये मार्क्स भी उठ करके ऊपर जाएगा, ना कि सिर्फ नाम ही ऊपर उठ करके जाएगा, ठीक है। तो उस बात का भी ध्यान रखना। इसके लिए आपको पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही जो आपका जो ये पूरा का पूरा डेटा जो है उठ करके ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर चल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट में देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर किसने स्कोर किया है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किया, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए जैसे आप पूरा टेबल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करोगे, आपको सिर्फ देखना है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक मारोगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख लोगे कि अभी नाम के लड़के ने सबसे हाईएस्ट 95 स्कोर किया इकोनॉमिक्स में। जस्ट लाइक आपको साइंस में चेक करना है, तो साइंस में भी आप जो है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्लिक करोगे तो साइंस में देखिएगा अंकित ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। इसके हिसाब से आप जो है इंडिविजुअल वाइज जो है अपना निकाल सकते हो किसने सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने अचीव किया है, ठीक है, और किसने सबसे स्मॉलेस्ट किया। तो स्मॉलेस्ट के लिए आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो, तो 35 सबसे स्मॉलेस्ट मार्क्स है। अच्छा, टोटल में आप देखना चाहो कि सबसे हाईएस्ट किसने स्कोर किया है, तो आप यहाँ पे टोटल में भी जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जैसे क्लिक करोगे तो हाईएस्ट मार्क्स आए 370, ठीक है, आउट ऑफ 500। तो इसके हिसाब से आप जो है अपना सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। सॉर्ट एंड फिल्टर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर मान लीजिए आपके पास ह्यूज नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसके बाद आपको डेटा जो है सॉर्टिंग करना है, डेटा से अलग अलग तरह की चीज़ें निकालनी है। जैसे मुझे हाईएस्ट यहाँ पे निकालना था, लोवेस्ट निकालना था, नेम को अरेंज करना था, तो सॉर्ट एंड फिल्टर बहुत ही अच्छा यूज़फुल चीज़ है। सॉर्ट एंड फिल्टर आपको बहुत ही मदद करेगा आपको। अब जैसे मान लीजिए आपको इकोनॉमिक पेपर्स में देखना है कि किस बच्चे ने 40 से हाईएस्ट स्कोर किया लेकिन 50 से कम स्कोर किया, मीन्स मिनिमम रेंज के बच्चे को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ इकोनॉमिक में क्लिक करना है, नंबर फिल्टर्स में क्लिक करना है, ठीक है। नंबर फिल्टर्स में क्लिक करके आपको यहाँ पे जो है बिटवीन रखना है, मीन्स बिटवीन मतलब कहाँ, जिस बच्चे ने 40 से ऊपर स्कोर किया, ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, और जिसने 50 से कम स्कोर किया तो आप यहाँ पे 50 डाल दोगे। और जैसे ही यहाँ पे ओके क्लिक करोगे तो आप देख लोगे कि यहाँ पे अंकित, श्याम, अमन, राम और विशाल ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने 40 से अबव या 40 स्कोर किया लेकिन 50 से कम स्कोर किया। जस्ट लाइक आप इसमें हाईएस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। हाईएस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे नंबर फिल्टर्स में इक्वल टू एंड ग्रेटर टू कर सकते हो, और ग्रेटर देन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एक पर्टिकुलर मार्क्स कितना, मान लीजिए जिसने आपके पेपर में, जिसने इकोनॉमी के पेपर में 55 से अबव या 55 से अबव स्कोर किया, तो जैसे आप क्लिक मारोगे तो आप देख सकते हो कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने 55 से अबव स्कोर किया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप जो है इसके सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले और सबसे कम स्कोर करने वाले को आप इजीली निकाल सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक में ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिसने सेम मार्क्स, मतलब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 45 स्कोर किया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 65 और किसी में 65 ऐसा कोई स्कोर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि 45 और 45 डबल टाइम स्कोर किया हुआ है किसी स्टूडेंट ने, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो 65 भी स्कोर किया, 65 भी स्कोर किया। तो ऐसे करके डुप्लीकेट वैल्यू आप चाहते हो कि पूरी निकल पाए, एक ही कॉलम के अंदर सारा का सारा डुप्लीकेट वैल्यू एक साथ हाईलाइट हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये पूरा का पूरा ऐसे कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, ठीक है। इसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़। जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यू में क्लिक मारोगे तो आपको जो कलर यहाँ पे चूज़ करना हो उस कलर को आप चूज़ करके प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 45, 65 जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो सारा का सारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ से यहाँ तक सारा का सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ पे आपको पूरे में देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ है कॉलम में, तो इसके लिए आपको सेम वही करना है, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़ और ओके करना है।
निकल करके आ जाएगा। 65 भी डुप्लीकेट है, 65, 75, 35 भी, ठीक है 35 भी आप देख सकते हो, 85 भी यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, ठीक है। उस हिसाब से जो है यहाँ पे निकल करके सारे के सारे वैल्यू आ जाएंगे। ये सारे सेल को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को तभी फाइंड आउट करना है, जैसे अभी मैंने किया, जब आप इस सारे सेल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ना कि एक कॉलम के अंदर। अगर आपको एक पार्टिकुलर कॉलम के अंदर आपको देखना है तो उसके लिए आपको एक पार्टिकुलर कॉलम को ही सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं जब काम करता हूँ तो मैं बहुत बार फंस जाता हूँ कि डबल इनवॉइस नंबर की मैं टैली पे एंट्री कर देता हूँ, तो उसको मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करके सेम अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ तो वहाँ से मुझे प्रॉपर्ली हाईलाइट हो जाता है कि कौन कौन से इन्वॉइसेस है जिसकी मैंने डबल एंट्री टैली में कर रखी है, जो कि एक्सेल से ये टैली से एक्सपोर्ट होकर के एक्सेल में आया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रिंट की। अगर मान लीजिए आपको इस शीट को प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग जो हम लोग ने फ़िल्टर लगा के रखा था वो फ़िल्टर को हटा दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट करके प्रिंट करना है, ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके कंट्रोल P प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ तक। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, काउंट तक ही हम लोग का यहाँ पे प्रिंट ले रहा है, जबकि यहाँ पे पेज का फॉर्मेट भी लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट में तो किसी हाल में ही नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का, लैंडस्केप भी करके रखिए, लेकिन फिर भी अभी भी सारा का सारा एरिया जो है प्रिंटिंग एरिया में कवर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मार्जिन को जो है, जैसे यहाँ पे मार्जिन छूटी हुई है, तो एक्चुअली पेज का जो कवरेज है वो आप देख सकते हो, ये लाइनिंग आप ध्यान रख रहे हो, तो इस पेज में ये एक पेज का एरिया दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि इस पेज में ये भी प्रॉपरली फिट हो जाए तो इसके लिए आपको जो है जो मार्जिन वगैरह का जो एरिया उसको थोड़ा सा जो एडजस्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा शीट को सेलेक्ट करके सबसे पहले सबसे बेसिक ऑप्शन यही है कि आप यहाँ से पूरे शीट को सेलेक्ट कर लीजिए। डबल टैप यहाँ पे जैसे ही करोगे तो आप अपने हिसाब से ये एडजस्ट ले लेगा, जिसके हिसाब से इसको जैसे जैसे सेल के हिसाब से इसको वाइट चाहिए थी, ठीक है। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो थोड़ा सा आप यहाँ पे जो है इसको वाइट कर सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा सेलेक्ट करके कर रहे हो तो ये जितने सारे कॉलम्स अपने सेलेक्ट करके रखे सब के सब जो है वाइट होंगे। अभी भी आप देख रहे हो कि एक पार्टिकुलर कॉलम जो है यहाँ पे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप फाइल में जा करके प्रिंट मारोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है नो स्केलिंग और फिट ऑल रोज इन वन पेज। जैसे आप इसमें क्लिक मारोगे तो आपका सारा का सारा जो है ये एक ही पेज में ले लेगा। फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज, ऑल कॉलम्स डिवीज़न तक जो है सारा का सारा ये एक ही पेज में कवर अप कर लिया, ठीक है। इसके बाद जैसे सेलेक्ट होता है आप यहाँ पे प्रिंट प्रेस कर सकते हो, प्रिंट आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपको मार्जिन को एडजस्ट करना तो आप मार्जिन में यहाँ पे क्लिक मारे, नैरो में क्लिक करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से जितनी जो भी एज तक जितनी भी हमारे शीट की एज है वहाँ तक ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो जैसे आप नैरो सेलेक्ट करोगे तो अपने हिसाब से जो है एरिया को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक एक्सपेंड कर देगा और उसके बाद जो आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। पेज वाइज अगर मोस्टली हम लोग जो प्रिंट मारते हैं सब A4 पेपर में ही रहता है, सबके सब A4 पेपर्स में ही ज़्यादातर प्रिंट होते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हो अपने पेपर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। नो स्केलिंग अगर आप करोगे तो नो स्केलिंग में, हालांकि मैंने अभी यहाँ पे ये सब नैरो मार्जिन वगैरह सेलेक्ट कर दिया, इसीलिए बोल करके सारा का सारा जो है कंटेंट एक ही पेज में प्रॉपरली फिट हो जा रहा है। एक चीज़ जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सोशल साइंस आधा छिप जा रहा है, इंग्लिश लिटरेचर आधा छिप जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, आप सीधा इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जा कर के रैप टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट करके ये जो इस कॉलम को जो है इसको वाइड कर देगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने जो भी कंटेंट अंदर के उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा अपर ला सकते हो, उसको एकदम अबव ले जा सकते हो, लोअर ला सकते हो, मिडिल ला सकते हो, लेफ़्ट ला सकते हो, राइट ला सकते हो, ठीक है। तो और नहीं तो फिर वेब टेक्स्ट वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो वेब टेक्स्ट वगैरह रोटेट इस टाइप से आ जाएंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेट दिख रही है वर्टिकल टू टेक्स्ट और रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो उसके हिसाब से एंगल क्लॉक काउंटर वाइज ये निकल के आ जाएंगे अपने हिसाब से।
अगर मान लीजिए आपको इसको वापस से पूरी सीधा करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक भी ऑप्शन पूरा एकदम सीधा करने का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट में जाना होगा। आप देख रहे हो कि ये किस फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है, तो ये भी वर्टिकल फॉर्म में 90 डिग्री के एंगल में घुमा हुआ। आप इस रेड वाले एरिया को पकड़ करके इसको हल्का सा उठा के एकदम सीधा कर दोगे। ये लाइन का ध्यान रखना आपको ये लाइन का ध्यान रखना है। उसको अगर आप पकड़ के आप सीधा कर दोगे और इसे रेड एरिया में लाकर अगर आप छोड़ देते हो तो ये जो है ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये जो वर्डिंग्स यहाँ पे लिखे हुए सब्जेक्ट्स के नेम है, ये देख रहे हो कि अभी भी आप थोड़ा ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी मतलब प्रॉपरली यहाँ पे जो है इसका प्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लाइन में जाकर फॉर्मेट टेक्स्ट लाइन पे जा करके वेब टेक्स्ट को हटाइए और श्रिंक टू फिट जैसे ही आप क्लिक करके ओके करोगे तो ये अपने हिसाब से उस कॉलम में सारे के सारे लेटर्स को अपने हिसाब से सारे के सारे लेटर्स को एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन पे प्रॉपर दिखने लगेगा एकदम, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे के सारे आपके लेटर्स भी एक ही सेल के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाएंगे। उसी तरह मैंने यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए इस ऑप्शन को। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल सेल्स को इस तरह से रख के रखा है आपको, या फिर मैंने फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट को थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ से घुमा के इस टाइप से कुछ रखा हुआ है, तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा अजीब टाइप से यहाँ पे प्रेजेंटेशन आ रही है। और अगर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है इसको सुधारने के लिए, वापस पहले ऐसे करने के लिए, तो आप फॉर्मेट सेल्स अलाइन में जा करके वेब टेक्स्ट को आप यहाँ से अनचेक करिएगा, श्रिंक टू फिट मारिएगा और साथ ही साथ ये जो टेक्स्ट वाला लाइन है इसको एकदम सीधा रख करके इस रेड वाले जैसे यहाँ पे पहुँचते ही रेड हो जाएगा ये, इसको करके ओके प्रेस कर दीजिएगा। आप देखोगे सारे के सारे वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट्स के नाम हैं ये पूरे उस पर्टिकुलर सेल्स में ही अपने प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो गए हैं। दोस्तों मर्ज सेल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चूँकि यहाँ पे मार्कशीट वगैरह जो ऊपर में लिखी हुई थी इससे पहले वाले कॉलम में, तो वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट करके आप यहाँ पे मार्कशीट को मर्ज सेल्स मारोगे, या फिर यहाँ पे भी एक ऑप्शन आती है मर्ज एंड सेंटर का, जैसे ही क्लिक मारोगे तो ये जितने सारे यहाँ पे सेल्स थे वो एक साथ मर्ज होकर के, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इस मार्जिन को मर्ज एंड सेंटर किया तो वो वर्डिंग्स पूरे के पूरे यहाँ पे एक जगह सेंटर पे जाकर के फिट हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप जिस एरिया को सेलेक्ट किया हुआ कंप्यूटर उसी एरिया को सेलेक्ट के उसी सेलेक्टेड एरिया के बीच में ही आपको जो है उस वर्डिंग को रिफ्लेक्ट करेगी। एक बेसिक सी चीज़ और, आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बहुत सारे बड़े नंबर टाइप करता हूँ, ठीक है, बहुत बड़े नंबर टाइप करके मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से आ रहे हैं यहाँ पे नंबर्स, ठीक है, +18। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये आप अभी भी देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर्स पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है कॉलम छोटे पड़ जाते हैं तो इस तरीके से दिखाता है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जब आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर जो है इस पर्टिकुलर सेल की या फिर इस पूरे के पूरे कॉलम की जो फॉर्मेटिंग है वो जनरल में करके रखी हुई है, जबकि आप यहाँ पे न्यूमरिक कितने बड़े न्यूमरिक डाल रहे हो जो कि प्रॉपर्ली यहाँ पे दिख रहा नहीं है, तो आपको यहाँ पे जनरल से हटा करके इसको नंबर्स में क्लिक करना होगा। जैसे नंबर में क्लिक करोगे ऐसा आपका सारा का सारा जो नंबर है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट। अगर गाइस मान लीजिए कि आपके पास 2 शीट में अलग अलग तरह के डेटा हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा को यहाँ से उठा करके अगले शीट में मैं ले करके चल गया हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये डेटा और ये डेटा दोनों को उठा करके जो है एक शीट में ले करके आना है, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी सारी वैल्यूज़ वगैरह भी एक शीट में ले करके आनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे कंसोलिडेट फंक्शन का डेटा में जा करके कंसोलिडेट फंक्शन, हालांकि 2017 वर्जन में 2016 वर्जन माइक्रोसॉफ्ट के अलग टाइप से उसको कुछ यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। इसके बाद पूछता है रेफरेंस, मतलब आपको कौन सा डेटा उठाना है, तो मैं शीट 1 में गया, मुझे यहाँ से उठाना है डेटा को और मैं 500 तक की मैक्सिमम मार्क्स तक ही सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऐड प्रेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब कौन सा डेटा है यहाँ, और सेकंड डेटा मैं इसमें देखिए पहले से ही जो है सेलेक्टेड है, ये जो होता है ये पहले शीट में जो कि यहाँ से डेटा था तो ये बोल करके दूसरे शीट में भी अजम्पशन लिया कि यहाँ से डेटा होगा और अपने हिसाब से ये सेलेक्ट कर लिया डेटा, लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे यहाँ से डेटा उठाना है और यहाँ तक का डेटा उठाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके ऐड कर दिया हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो
लेबल्स जो है, लेबल्स मीन्स अगर मान लीजिए आपका ऊपर वाला यहाँ पे कुछ ऐसा नेम वगैरह इस टाइप का कुछ रहता, ठीक है, तो उसके लिए आपको आप चाहते होते वो भी प्रिंट हो साथ ही साथ, तो आप यहाँ पे टॉप रो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे प्रिंट ना हो, सिर्फ नाम ही मेरा प्रिंट हो, तो इसलिए लेफ़्ट कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करके क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा में क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे कि सारा का सारा यहाँ पे जो है नाम और साथ ही साथ यहाँ पे जो है मार्क्स वगैरह भी सब के सब एक साथ दोनों शीट से उठ करके इस शीट में आ गए हैं। ये गाइस मेरे पास कुछ पहले का डेटा है, तो मैं चाहता हूँ जैसे मान लीजिए एक सैमसंग कंपनी है, ठीक है, उसको ये प्रोडक्ट मॉडल्स है A30, A40, 50, 60 जो भी प्रोडक्ट फ़ोन के नाम है, और उसका स्मार्ट वैल्यू मतलब कंपनी का जो है ये एक एवरेज वैल्यू रखा है कंपनी की, मतलब जो है कि इतना रुपए में मेरे मार्केट में फ़ोन बिकना चाहिए। हालांकि कंपनी का और भी दो पॉलिसी होता है, कंपनी मैक्सिमम कितना रुपए में इस प्रोडक्ट्स को बेच सकता है और मिनिमम कितना रुपए में इस प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बनेगा, ठीक है, तो उस सिनेरियो को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है व्हाट इफ़ एनालिसिस। आप डेटा में क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो है व्हाट इफ़ एनालिसिस आएगा, और ये चूँकि सिनेरियो बन रहा है मिनिमम और मैक्सिमम का, तो इसे यहाँ पे आपको सिनेरियो मैनेजर में जा करके क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए पहले से मेरा एक डेटा बना तो मैं इसे हटा देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्या ऐड करना है कि आप चाहते हैं कि मेरा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट्स का कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक डेटा आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसके बाद इसको ओके प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट का A13 किस में है, C5 में है, ठीक है, C5 में देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे C5 में दिख रहा है 15,000 रुपये। हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में 14,000 रुपये से नीचे हम नहीं बेचेंगे, इसलिए उसका नाम मिनिमम वैल्यू रखे हम लोग, ठीक है। इसका प्रोडक्ट सेकंड वाला प्रोडक्ट हम लोग 19,500 से नीचे में नहीं बेचेंगे, तीसरा वाला प्रोडक्ट हम लोग जो है 28,000 से नीचे नहीं बेचेंगे, और चौथा वाला प्रोडक्ट जो है हम लोग 23,500 से नीचे नहीं बेचेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है पाँचवा वाला प्रोडक्ट जो है जो कि 45,000 का, हम लोग 43,000 से नीचे में नहीं बेचेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट है 66,000 का, चूँकि ये नया है तो इसको हम लोग 65,000 से नीचे नहीं बेचेंगे और ओके मारेंगे, ठीक है। इसके बाद ये मिनिमम वाला कि हम लोग जो सिनेरियो दे चुके हैं, अब हम लोग एक मैक्सिमम का सिनेरियो देंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक और सिनेरियो ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसका नाम रखेंगे हम लोग मैक्स वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और अभी भी जो सेलेक्ट करेंगे हम देख रहे हैं कि मेरा यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। इसको ओके मारेंगे। अच्छा, अब जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम इस प्रोडक्ट को मार्केट में कितना रुपये में बेच सकते हैं, तो 15,000 रुपये का फ़ोन हार्डली हम 15,500 में मैक्सिमम बेच सकते हैं, ठीक है। बिक तो यार 50,000 में भी सकता है, लेकिन एक अपने हिसाब से अनुमान लगाना है, ठीक है, कि कितना में बेच सकते हैं। 22,500 में, ठीक है। थर्ड वाला जो प्रोडक्ट है 30,000 है, इसको हम बेच सकते हैं 31,500 में, ठीक है। चौथा वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे 25,000 रुपये का है, इसको हम लोग बेच सकते हैं 25,500 में। अच्छा, S10 जो है 45,000 रुपीज़ का है, तो इसको हम लोग बेच सकते हैं, आप समझ लीजिए 46,000 रुपीज़ में। और जो सबसे लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है 66,000 रुपये का, इसको हम लोग बेच सकते हैं हार्डली 68,000 रुपये में, और यहाँ पे ओके में क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों आ गया। अब यहाँ पे हम समरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, समरी में क्लिक करते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि जो टोटल वाला जो सेल है यहाँ पे रिज़ल्ट सेल को उसी में ही रखना होगा। अगर मान लीजिए इसको हम चेंज कर देंगे तो मेरा अप्रोप्रिएटली मेरा वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे C11 यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो है आपको व्हाट इफ सिनेरियो दिखा दे कि 15,000 रुपये का मेरा वैल्यू है, ठीक है। इसमें हम इसको मिनिमम 14,000 रुपये में बेच सकते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसको इतने रुपया में बेच सकते हैं, ठीक है। ये होता है, इसको बोला जाता है व्हाट इफ एनालिसिस। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि सिनेरियो मैनेजर कैसे निकलता है, ठीक है, सिनेरियो मैनेजर कैसे काम करता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। अब मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पे मैंने लास्ट डेटा है, ये लास्ट मंथ का डेटा है, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है ये इस डेटा के साथ मर्ज होकर के जो है इस शीट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो इसके लिए आपको व्हाट इफ यहाँ पे इसके लिए आपको फिर से एक नॉर्मल सिनेरियो क्रिएट करना होगा, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस में जाकर के सिनेरियो मैनेजर में यहाँ पे पहले मेरा डेटा बना हुआ था, तो यहाँ पे मैं उसको भी ऐड करता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ लास्ट डेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ वैल्यूज़ को और यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि लास्ट मंथ का डेटा है तो उसे मुझे चेंज करना नहीं है, ठीक है। बस जस्ट एनालिसिस पर्पज़ के लिए मुझे यहाँ वाला डेटा वहाँ पे फिट करना, तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। ओके प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। उस शीट पे लास्ट डेटा वाले शीट में मैंने यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर फिर ऐड कर दिया। अब उसके बाद इस शीट में जाऊँगा पुराने वाले शीट में, ठीक है, जिसमें ये वाला शीट को इसमें एडजस्ट करना है और साथ ही साथ इसमें रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। मतलब शीट 13 का डेटा को ये डेटा को इसमें ऐड करके इस सिनेरियो में रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जो है व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर और यहाँ पे मर्ज में क्लिक मारूंगा, ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा है ये शीट 13 में है, शीट 13 में क्लिक मारूंगा, यहाँ पे दिखा भी रहा है देयर इज वन सिनेरियो ऑन सोर्स डेटा, ओके मारूंगा, ठीक है। और समरी मारूंगा। समरी मारते समय ध्यान रखना रिजल्ट जो ये C11 में रिफ्लेक्ट करे। जैसे मैं यहाँ पे ओके मारूंगा तो यहाँ पे जो है करंट वैल्यूज़ दिख रहा है आपको, मिनिमम वैल्यूज़ भी दिख जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यूज़ भी दिख जाएंगे और साथ ही साथ लास्ट डेटा भी दिख जाएंगे। ऐसे करके आपके पास अगर मान लीजिए बहुत सारे डेटा है तो उसको आप जो है एक साथ जा करके मर्ज करके एक पूरा का पूरा एक समरी चार्ट देख सकते हो। तो दोस्त इसी हिसाब से सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, बहुत बार होता है कि जैसे मान लीजिए जो बच्चे कैश फ्लोज बनाते हैं कंपनी ये जो जिनको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों जो है इक्वल हो जाए, तो उसके लिए जो है एक फॉर्मूला है एक्सेल में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपने 9,50,000 रुपये का किसी को लोन दिया, ठीक है, जो कि आपको 9,50,000 रुपये पे 5% हर साल की तरफ से इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो 47,500 रुपये आपको 5 साल तक इंटरेस्ट देगा और उसके बाद जो है 9,50,000 रुपये आपको पूरे के पूरे वापस करेगा, ठीक है। तो 47,500 आपको इंटरेस्ट देगा वो 5 साल तक, ठीक है, प्लस 9,50,000 रुपये आपको लास्ट में वापस करेगा। तो इसका जो है एक ऐसा रेट निकालो जिसमें मेरा ये जो है ये इनफ्लो मतलब जो मेरे पास पैसा आया और जो मेरे पास से पैसा गया ये दोनों मेरा एक ही रेट में जो है सारा का सारा एडजस्ट हो जाए, जिसके कारण मेरा अपकमिंग जो मेरा फाइनल वैल्यू आए वो मेरा ज़ीरो आए। तो इसके लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, इक्वल टू IRR ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा अगर आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और इंटर प्रेस करोगे तो 4% एक ऐसा रेट होगा जिसमें आपका इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो एकदम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बाइफर्केशन निकाल दी कि 9,50,000 रुपया का लोन है और इसमें 4% जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो 5 साल का जो है इंस्टॉलमेंट रहेगा मेरा, ठीक है। तो मेरे को EMI निकालना था, इक्वल टू पेमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ब्रैकेट ओपन, पहले रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने रेट डाल दिया, चूँकि मेरा इंटरेस्ट रेट जो है मेरा यहाँ पे ईयर का है तो मैंने यहाँ पे ईयरली लेना है। उसके बाद NPVR मतलब कॉमा इंटरेस्ट रेट उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने रेट ले लिया है, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ मैंने यहाँ पे
ईयर भी ले लिया, ठीक है। ईयर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस ईयर पे जो है मुझे यहाँ पे ईयर लेने के बाद अब मुझे प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा 9,50,000 रुपये का प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। इसको ले करके मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो हम देख सकते हैं 2,13,395 रुपये का जो है मेरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। 9,50,000, ठीक है, इक्वल टू इतना इंटू, ठीक है, प्लस इतना माइनस इतना, कुछ गलत हो गई। ये जो यहाँ पे रुपीज़ में आ रही है बोल करके यहाँ पे फॉर्मूला ने रीड नहीं किया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसको कॉमा में ले आता हूँ। अब जो है इसको फॉर्मूला रीड कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,50,000 रुपये का यहाँ पे फिगर था, ठीक है। इस पे 4% मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल के आप देख सकते हैं इस पे मैंने 4% इंटरेस्ट लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने इतना प्लस इतना माइनस इतना, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगे हुई है, ठीक है। तो इसका अगर मैं माइनस साइन वहाँ पे देता तो इसका रॉन्ग इफेक्ट आ जाता, इसलिए इतना प्लस इतना किया। तो इसका कैरिंग वैल्यू इतना आया, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर इतना आया, इस पर 4% इंटरेस्ट लगा, फिर ये रीपेमेंट हुआ तो इतना कैरिंग अमाउंट आया, फिर यहाँ पे ये इतना आया, फिर इस पर 4% इंटरेस्ट लगा और फिर इतना रीपेमेंट हुआ। तो उस हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में मेरे जा कर के मेरे वैल्यू जो है नील हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो ठीक है, और भी मैं नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। इसके बाद जो मेरे वीडियोस होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो है, जैसे अभी मैंने देखा कि एप्पल के आईट्यून्स में जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है जो यूनिडेज़ में, वो यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो वो यूनिडेज़ के एप्पल सब्सक्रिप्शन को आपको कैसे एक्टिवेट करना है, उसके लिए मैं आपको जो है एक वीडियो बना के बताऊंगा कि मतलब कैसे आप जो है यूनिडेज़ के एप्पल के एप्लीकेशन को आईट्यून सब्सक्रिप्शन को स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट कर सकते हो फॉर द 4 इयर्स के लिए, ठीक है। 4 साल तक आप उसको आराम से एप्पल के आईट्यून्स में यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।